हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल फिजिक्स एकेडमी पे। लास्ट 2 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ कवर कर चुके हैं। सेकेंड लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कवर करेंगे कूलॉम्स लॉ और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ये हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 3। ओके, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नए जोश के साथ। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ के बारे में हम यहां पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, the electrostatic force between two static point charges is directly proportional to the product of the magnitude of two charges inversely proportional to the square of distance between them। समझ में आया यहाँ तक ये बोला है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। समझ में आ रहा है, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी हम यहाँ पर देखेंगे डिटेल में। ठीक है, and inversely proportional to the square of distance between them। okay, and acts along the line joining of the two charges। ओके, क्या बोल रहा है अब हम यहाँ पर देखते हैं थोड़ा। ठीक है, ये तो हम डेफिनेशन हो गया। ठीक है, कूलॉम्स लॉ का हम डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ये बोल क्या रहा है एक्चुअली में, यहाँ पर हम देखते हैं। अगर हमारे पास, कूलॉम्स एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास 2 चार्जेस हैं प्लस Q1, हम लोग यहाँ पर दोनों ही प्लस Q1 और प्लस Q2 दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस ले रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप निगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर 2 चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है उसे हम मान लेते हैं R। ठीक है, तो ये दोनों चार्जेस जो हैं एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। समझ आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगाएगा, F on 2 due to 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इतना समझ में आया, इतनी चीजें समझ में आई। यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों फोर्स जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, mod of vector F12 is equal to mod of vector F21 is equal to F। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है, तो हम उसको F ले रहे हैं। ठीक है, और अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन क्या है इनका, अपोजिट। तो F12 का डायरेक्शन अगर ये है तो इसे हम अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस वाले डायरेक्शन को क्या लेंगे, निगेटिव, इक्वल टू -F21। ओके, ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है,
एक्चुअली कुलाम्स ने क्या बताया था हमें, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कुलाम ने ये बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। मतलब कि ये जो फोर्स आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। ओके, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, आर स्क्वायर के। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। ये किसने बताया, कुलाम्स ने बताया। ठीक है, और एक और चीज़ बताया, और उन्होंने ये बताया कि ये जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो कहाँ एक्ट कर रहे हैं, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके एलोंग, दिख रहा है, दिख रहा है, उसी के एलोंग क्या कर रहे हैं, ये दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं। नहीं तो ये इस वाले चार्ज, ये अगर चार्ज है तो इस पर इस डायरेक्शन में भी तो फोर्स लगा सकता था और इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा सकता था, लेकिन नहीं, ये इस पर इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा सकता था, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो हमेशा क्या होंगे, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के को ज्वाइन करने वाले जो लाइन है उसके एलोंग होंगे। समझ में आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ये किसने बताया, कुलाम्स ने बताया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, आइए, मतलब उन्होंने क्या बताया कि इट एक्ट्स, इट मतलब मीन्स ये जो फोर्स, ये फोर्स जो लग रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसी के अलोंग क्या हो रही है, ये फोर्स लग रही है, दिख रहा है हमें यहाँ पर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, और एक और कंडीशन है कि ये दोनों जो चार्ज होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। अब पॉइंट चार्ज का क्या मतलब है, पॉइंट चार्ज होने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो चार्ज्ड बॉडी हैं, दो चार्ज बॉडी हैं, ठीक है, दो चार्ज्ड स्फेरिकल बॉडी हैं, ठीक है, इस स्फीयर का रेडियस हम मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये क्या पॉइंट चार्ज होंगे, नहीं, इस कंडीशन में ये पॉइंट चार्ज नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है ये क्या है, स्फेरिकल बॉल है। ठीक है, चार्ज स्फेरिकल बॉल है। ठीक है, अब लेकिन अगर हम इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दें, कितना कर दें, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर अगर हम जब बैठेंगे, यहाँ पर जब बैठ करके इसके पोजीशन से जब हम इसे देखते हैं तो ये कैसा दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा। समझ में आ रहा है, एक पॉइंट दिखेगा। तो अब इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, पॉइंट चार्जेस हैं। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या होगा, वैलिड होगा। समझ में आ रहा है, इससे जो फॉर्मूला आने वाला है वो यहाँ पर अब वैलिड होगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई, पॉइंट चार्जेस क्या हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसको आपको अगर नोट करना है तो आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मैं रब कर देता हूँ अब। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो आइए कंबाइन करते हैं। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। और हमें पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम K से डिनोट कर रहे हैं, K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया फाइनल इक्वेशन। ठीक है, बताते हैं अभी K क्या है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वेयर K क्या है, कूलॉम्स कांस्टेंट, इसे हम लोग क्या बोलें, कूलॉम्स कांस्टेंट, या इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है,
इतनी चीजें समझ में आई। K की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब एप्सिलॉन क्या है, वेयर एप्सिलॉन क्या डिनोट कर रहा है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। अब ये परमिटिविटी क्या होती है बताते हैं। परमिटिविटी क्या है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी क्या है, जैसे कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, दो चार्जेस हैं। अब ये चार्ज क्या कर रहा है, इस पर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये देखिए ये Q1 है और ये Q2 है। अभी के लिए इतना बता देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर हम ये डिस्कस कर लेते हैं। Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक मीडियम होगा। हो सकता है ये मीडियम एयर हो, ऑयल हो या वाटर, दोनों चार्ज को हम क्या करें, वाटर में डुबो कर रख दें, ठीक है। तो भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स तो लगाएंगे ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि ये परमिटिविटी क्या है। हम ये मान लेते हैं कि Q1 जो चार्ज है इस पर जो है थ्रेड के फॉर्म में क्या कर रहा है, फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है। मान लेते हैं ये 100 न्यूटन फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इस पर 40 न्यूटन का ही फोर्स क्या हो पा रहा है, अप्लाई हो पा रहा है। यानी कि 60 न्यूटन फोर्स क्या हो गया, यहाँ पर मीडियम क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। 60 न्यूटन फोर्स क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, एब्जॉर्ब बाय मीडियम। तो मीडियम की इसी कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोल रहे हैं, परमिटिविटी। समझ में आया, इतना चीज समझ में आया। परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी क्या है, किसी भी मैटर की, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी क्या है, वो क्या कर रहा है, इफेक्ट ऑफ फोर्स को क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। मतलब कि अगर ये चार्ज इस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाना चाह रहा था तो वो 100 न्यूटन ना लगा के 40 न्यूटन ही लगा पा रहा है। यानी कि 60 न्यूटन क्या कर रहा है, मीडियम एब्जॉर्ब कर ले रहा है। समझ में आया। तो इसी प्रॉपर्टीज को, इसी कैरेक्टरिस्टिक को मीडियम की क्या बोलते हैं हम, परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसको अगर आपको नोट करना है नोट कर लीजिएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में, परमिटिविटी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहां पर हम के बता चुके थे क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यानी कि एप्सिलॉन किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन मीडियम, जिसकी वजह से के भी किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एक और चीज, अगर दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो ये मीडियम है वो अगर एयर है या फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम, ठीक है, अगर ये है तो इसकी जो परमिटिविटी होती है, हम उसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। और इसकी वैल्यू डिफाइन की गई है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। यूनिट क्या होगी, यूनिट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअली में यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी यूनिट है, परमिटिविटी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट से हम किसकी परमिटिविटी को डिफाइन कर रहे हैं, किसकी परमिटिविटी को डिनोट कर रहे हैं, एयर या फ्री स्पेस की। और उसकी परमिटिविटी क्या होती है, ये होती है इन एसआई यूनिट में ये होती है। यानी कि सीजीएस यूनिट में कुछ और होगी, तो सीजीएस यूनिट में देख लेते हैं। सीजीएस यूनिट में इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई, ठीक है। क्या होगी, स्टेट कूलाम स्क्वायर पर डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई, इसको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक हम लोग बात कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं।
तो इसका जो कंप्लीट फॉर्मूला बना F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये होना कंप्लीट फॉर्मूला। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन को हम देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम या डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि ये किसको फॉलो कर रहा है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे देखिए क्या होता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, इस कंडीशन से हम ये बता सकते हैं कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच कुछ ना कुछ फोर्स आ रहा है, तो अगर हम सेपरेशन को बढ़ा दें, समझ में आ रहा है, डिस्टेंस को, अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं तो क्या फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ से हमें दिख रहा है, ये देखिए आर की वैल्यू अगर हम बढ़ा दें तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे हो रहा है ये, थोड़ा सा एक क्वेश्चन लगाएंगे इस पर, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक, परमिटिविटी के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ तक देखते हैं। जिसे भी नोट करना है वीडियो पॉज कीजिए और उसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए, हाँ, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं प्लस Q1, इसको भी हम प्लस Q1 ले लेते हैं, Q2 ले लेते हैं। ठीक है, अब दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो R है। ठीक है, Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा along द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू 1 रिपेल करेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 यही फोर्स लगाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो मॉड F12 इक्वल टू F21 मॉड ऑफ इक्वल टू F, ये इक्वल होगा किसके, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इतनी चीज़ें समझ में आई, इतनी चीज़ें समझ में आई आपको। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सेपरेशन को बढ़ा देते हैं, 2 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि Q1 और Q2 के बीच का जो सेपरेशन है उसे हम क्या कर देते हैं, 2R कर देते हैं, R डैश इक्वल टू 2R। उस कंडीशन में भी फोर्स लगाएगा, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। इधर जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। अच्छा, F12 मॉड F21 वेक्टर इज इक्वल टू F डैश से डिनोट करते हैं इसको। इन दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। अरे यहाँ पर सेपरेशन क्या था, R था, अब यहाँ पर सेपरेशन बढ़ा देते हैं, चार्ज वही है लेकिन डिस्टेंस क्या कर दिया, दोनों को बढ़ा दिया। ठीक है, तो फोर्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज, देखते हैं। ठीक है, तो F डैश क्या होगा यहाँ पर, F डैश इक्वल टू के Q1 Q2। हाँ, मीडियम दोनों का सेम है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, मीडियम दोनों का सेम है, समझ में आ रहा है, इसलिए के की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी, के Q1 Q2 बाई आर डैश का स्क्वायर। पुट कर दीजिए वैल्यू, के Q1 Q2 डिवाइड बाई 2R का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, के Q1 Q2, अरे बोलते रहिए भाई, 4R स्क्वायर। समझ में तो आ रहा है, 4R स्क्वायर होगा। ठीक है, ये क्या आ गया, F डैश की वैल्यू। कंपेयर कर दीजिए इससे, F से कंपेयर कर दीजिए, क्या हो गया, लिख देते हैं, दोनों को डिवाइड कर दो ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 1/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, F डिवाइड बाई F डैश इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई के Q1 Q2 डिवाइड बाई 4R स्क्वायर होगा। दिख रहा है, तो ये कट जाएगा, ये देखिए के Q1 Q2 से ये गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया,
ये कहाँ गया, ऊपर चला गया, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ डिवाइड बाई एफ डैश इज इक्वल टू 4, ये लिख सकते हैं। और इससे हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई 4। समझ में आया, ये समझ में आया, ये इतना समझ में आया। मतलब कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर 2 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो फोर्स जो है 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पर 4 टाइम्स क्या हो गया, फोर्स डिक्रीज हो गया। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब एक क्वेश्चन आप लगाइए, चलिए एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए इसे। और एक न्यूमेरिकल आपके लिए आप अभी लगाएंगे इसे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपको शायद एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। इस टाइप के बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल हैं एनसीईआरटी में, स्टार्टिंग में ही है, आप इसे लगा सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप इसे सॉल्व करिए। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ये हमारा क्या है, चार्ज प्लस क्यू है और ये भी हमारा चार्ज क्या है, प्लस क्यू है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, आर, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, ठीक है। कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। अब मैं क्या बोलता हूँ, ये कंडीशन 1 है, क्वेश्चन 1 कंडीशन 1 है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इस चार्ज को क्या कर दे रहे हैं, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दे रहे हैं, 2 क्यू कर दिया, 2 क्यू कर दिया ये भी, और सेपरेशन भी क्या किया, बढ़ा दिया, 2r कर दिया। अब बताइए फोर्स कितना हो जाएगा। अब ये जो एफ डैश है उसे हमें कैलकुलेट करना है कि ये कितना फोर्स हो जाएगा, दोनों के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, एफ डैश कितना हो जाएगा, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो करिए करिए, 2 मिनट का टाइम है, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। नहीं तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हो गया, बताते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इस कंडीशन में, वो फोर्स कितना होगा, एफ इक्वल टू के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा फोर्स। यहाँ पर कितना फोर्स आएगा, एफ डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए 2 क्यू, सॉरी बेटा सॉरी, 2 क्यू, ठीक है, 2 क्यू डिवाइड बाई क्या है, 2r स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर, ओके। सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर डिवाइड बाई 4r स्क्वायर, 4 से 4 मर गया, कितना बचा, k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ये इतना समझ में आया। एफ डैश, एफ और एफ डैश को कंपेयर कर दूं, क्या आ गया, एफ इक्वल टू एफ डैश। समझ में आया क्या हुआ। यहां पर क्या किया गया, चार्ज को भी क्या कर दिया गया, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया, और सेपरेशन जो था उसे भी क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। ऐसा करने पे क्या हो गया, जितना फोर्स पहले लग रहा था उतना ही फोर्स बाद में भी लग रहा है दोनों के बीच। ये देखिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप लोग इसे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ क्यों आया, कैसे आया, सारी चीज़ें बातें करेंगे हम लोग यहाँ पर। आइए, जैसे कि हमारे पास क्या है, 2 चार्जेस हैं, प्लस Q1 प्लस Q2, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, प्लस Q1 माइनस Q2, ठीक है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन R,
इन दोनों के बीच का सेपरेशन r, Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, ये होगा, ये याद रखिएगा, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। यहाँ पर फोर्स कैसा आएगा, यहाँ पर भी फोर्स आएगा, लेकिन यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, अट्रैक्शन फोर्स आएगा इसी लाइन पे, ये देखिए, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये फोर्स कौन सा होगा, फोर्स ऑन 2, ये इस पे लगाएगा फोर्स ड्यू टू 1 की वजह से, ठीक है, समझ आ रहा है। दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों के लिए हम फोर्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, F12 मॉड ऑफ F12 मॉड ऑफ F21 इक्वल टू F, और ये क्या होगी K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, होगी कि नहीं, इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, इतना समझ में आया, ओके। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि दोनों ही कंडीशन में जो हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा है वो क्या मिला, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। तो हम इसके मैग्नीट्यूड को देख करके ये नहीं बता सकते हैं कि हमारा कंडीशन ये है या ये, हम नहीं बता सकते। तो उसके लिए हमें इसका डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि फोर्स का डायरेक्शन ये है या इस डायरेक्शन में है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब डायरेक्शन हम बताएंगे तभी हम बता सकते हैं कि कौन सा कंडीशन है, अट्रैक्शन का है या रिपल्सन का है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर, इसके डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए जो टॉपिक आया वो क्या आया, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, यानी कि ये जो हम कैलकुलेट किए हैं वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस, इन दोनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स आ रहा है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो आइए देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। आइए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है। वेक्टर फॉर्म क्या है कूलॉम्स लॉ का, आइए वही कंडीशन लेते हैं, प्लस Q1 दो चार्जेस प्लस Q2, ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन R, दोनों के बीच का सेपरेशन R है। Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगा रहा है, कहाँ, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, along the line joining the two charges, force on 1 due to 2 vector, force on 2 due to 1, okay, equal in magnitude, opposite in direction, वही डायरेक्शन ही तो हमें फाइंड आउट करना है कि किसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, किसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ से हम ये डिफाइन कर चुके हैं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये होगा। इसका वेक्टर फॉर्म अगर हमें लिखना है तो F12 वेक्टर फोर्स 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसका वेक्टर फॉर्म अगर हमें लिखना है तो F इक्वल टू क्या होगा, हमें पता है कोई भी वेक्टर क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F12 इंटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर F12, समझ में आ रहा है। वेक्टर F12 का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर F12 का डायरेक्शन, इन दोनों के ही प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर F12, समझ में आ रहा है। कोई भी वेक्टर में क्या होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है। तो मैग्नीट्यूड को तो हम डिफाइन कर चुके हैं, मॉड ऑफ F12, समझ में आया, इनटू डायरेक्शन ऑफ F12, ठीक है। मॉड F12 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब डायरेक्शन यहाँ पर कौन सा होगा, आइए डायरेक्शन के लिए हम थोड़ा सा वेक्टर समझ लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। आइए देखते हैं, हमें ये पता चल चुका है कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर A है, मान लीजिए कोई वेक्टर A है, तो इस वेक्टर के साथ क्या होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A, ठीक है।
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मॉड ऑफ वेक्टर ए। समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये क्या दी हुई है, वेलोसिटी। वेलोसिटी दे रखी है किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, ठीक है, ईस्ट, समझ में आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, डायरेक्शन दे दिया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को। और हमें पता है वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। समझ आया? अब अगर हम इसे मॉड ऑफ वेक्टर भी लिखते हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 मीटर पर सेकेंड सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को। समझ आया? 2 मीटर पर सेकेंड, इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। 11th में पढ़े होंगे आप लोग। समझ में आया इतनी चीज? ठीक है, यानी कि किसी भी वेक्टर को अगर हमें उसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम उसे मॉड लगा के लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड। समझ में आया? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए। इतनी चीजें समझ में आई? आइए आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हमें मिल गया किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और डायरेक्शन क्या होगा इसका? अब ये बोला गया कि हमें इसमें जो है, इसमें ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करनी है जिससे इसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। मतलब कि अगर हमारे पास 1 2 3 4 ये सब मैग्नीट्यूड है, और तो इसमें हमें ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करनी है, ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करनी है जिससे इसका मैग्नीट्यूड क्या हो? चेंज ना हो। 1 का 1 रहे, 2 का 2 हो और 3 का 3 हो। तो हमें पता है 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पर हमें एक ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो। समझ में आया? तो मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन भी कैसा हो? सेम एज वेक्टर ए। वेक्टर ए का ही डायरेक्शन हो उसका। तो ऐसा एक वेक्टर डिफाइन किया गया जिसका नाम दिया गया यूनिट वेक्टर। क्या दिया गया? यूनिट वेक्टर दिया गया, ठीक है। यानी कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन जो है सेम एज वेक्टर ए। वेक्टर ए का जो डायरेक्शन होगा वही होगा इसका यूनिट वेक्टर का। और इसको इंडिकेट किया गया, रिप्रेजेंट किया गया ए कैप से। किससे? ए कैप। समझ में आया? इससे रिप्रेजेंट किया गया, कैप लिखा हुआ है, ये कैप है, ठीक है। तो ए कैप से क्या किया गया? रिप्रेजेंट किया गया। यानी कि वेक्टर ए इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। ये क्या है? यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो ए कैप इज इक्वल टू क्या हो गया? वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। समझ में आया इतना? ये हमें क्या मिल गया? फॉर्मूला मिल गया किसका? यूनिट वेक्टर का। यानी कि किसी भी मैग्नीट्यूड में अगर हम यूनिट वेक्टर, उसके यूनिट वेक्टर से क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उसका वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पर अगर हम यूनिट वेक्टर से क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा। अच्छा, अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया ये क्या हुआ ना? चलिए आइए आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं कि यहाँ पर हो क्या गया आखिर में। आइए, अभी आपको फील आ जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, इतना यहाँ तक तो समझ में अगर नहीं आया, चलिए ठीक है बताता हूँ। आइए देखिए, ये देखिए, मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है 2 मीटर, ठीक है। हमें क्या करना है? 2 मीटर इस पे शो करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आया होगा, किस एक्सिस पे शो करना है? समझ में आया? किस एक्सिस पे शो करना है 2 मीटर? 2 मीटर की लाइन अगर हमें शो करनी है यहाँ पर, तो किस एक्सिस पे शो करना है? तो इस चीज को, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। इसे डायरेक्शन देने के लिए इन सभी एक्सिस पे एक यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर दिया गया। क्या डिफाइन किया गया? जैसे कि एक्स एक्सिस पे हमारा जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा आई कैप, वाई एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा जे कैप, और जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर क्या होगा? के कैप। समझ में आ रहा है? समझ में आया? अब मैं यहीं ये बोलूं कि 2i कैप
मीटर हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कहाँ रिप्रेजेंट करना है, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना 2 मीटर, 2 मीटर की लाइन हमें रिप्रेजेंट करनी है कहाँ, एक्स एक्सिस के अलोंग। यानी कि ये जो आई कैप है वो हमें बता रहा है क्या, डायरेक्शन। और यही क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। समझ में आया, इतनी चीजें समझ में आई। ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें इसका क्या मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, उसका वेक्टर फॉर्म हमें मिल गया यहाँ पर। ये देखिए, समझ में आया ये, अब यहाँ पर समझ में आया, अब यहाँ पर फील आया थोड़ा सा कि यहाँ पर आई कैप का यूज क्यों किया गया है, किसके लिए किया गया है, डायरेक्शन देने के लिए किया गया है। इस वेक्टर को डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज किया गया है। ठीक है, आइए इसको रब कर देते हैं यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि यूनिट वेक्टर का यूज किस लिए कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर यूज टू it gives the direction to a vector। एक वेक्टर को डायरेक्शन देने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर अब यहाँ पर आते हैं, ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, डायरेक्शन। तो यहाँ डायरेक्शन देने के लिए हम किसका यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे। अब देखिए वो डायग्राम मिटा दिया, फिर से बनाना पड़ेगा। आइए बनाते हैं इसको। मैं क्या करता हूँ, रब कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या हो रहा है, प्लस Q1 प्लस Q2, दो चार्जेस थे हमारे पास, इन दोनों के बीच का सेपरेशन R था। ठीक है, ये फोर्स इधर लग रहा था, F1 ड्यू टू 2, F2 ड्यू टू 1। ठीक है, ये फोर्स लग रहा था। अब देखिए, अब क्या है कि हमें अगर फोर्स कौन सा निकालना है, F1 ड्यू टू 2, ये वाला फोर्स, और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये वाला डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। समझ आया। तो यानी कि इस डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा जो इसकी डायरेक्शन बताए और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो, 1 हो। तो अगर हम ये बोल दें कि ये R जो है हमारा क्या है, एक पोजीशन वेक्टर। R क्या है, पोजीशन वेक्टर है जो Q2 से चलकर Q1 तक आ रहा है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं R2 1, 2 से चलकर कहाँ आ रहा है, 1 वेक्टर। समझ में आ रहा है, Q2 से चलकर Q1 की तरफ आ रहा है, R2 1 वेक्टर। समझ में आया। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा एक पोजीशन वेक्टर है जिसका डायरेक्शन कौन सा है, F1 2 के ही डायरेक्शन में है। समझ में आया। यानी कि अगर इस पोजीशन वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर ले लें और यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगा, F1 2 का डायरेक्शन हमें मिल गया, क्योंकि F1 2 के ही डायरेक्शन में क्या है, F2 1 का डायरेक्शन। तो आइए कर देते हैं वो। आइए यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, R2 1 कैप से। ठीक है, R2 1 कैप इस पोजीशन वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, चेंज नहीं होना है। तो यूनिट वेक्टर से इसीलिए यहाँ पर हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, और डायरेक्शन कैसा होता है, सेम एज F12 वेक्टर। देखिए F12 के ही वेक्टर के डायरेक्शन में है R2 1 का डायरेक्शन। ठीक है, तो R2 1 कैप। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, F12 वेक्टर F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। एक्चुअली में इसे हम मॉड R लिखेंगे। ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे, मॉड R लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्शन डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, मॉड R स्क्वायर। ठीक है, इनटू R2 1 कैप, R2 1 कैप की जगह वेक्टर R2 1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ R2 1 वेक्टर। ये लिख सकते हैं कहाँ से, अभी हम लोग पढ़े हैं यूनिट वेक्टर
ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, आइए। अच्छा, यहाँ पर R21 वेक्टर R21, अगर इसको हम मॉड लगा दें तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मैग्नीट्यूड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? मॉड आर है। तो इसको हम मॉड आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए इसको रिप्लेस कर देते हैं मॉड आर से। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 डिवाइड बाई मॉड आर स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर डिवाइड बाई मॉड आर। ठीक है, क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 डिवाइड बाई मॉड आर Q इंटू R21 कैप। ओके, ये क्या हो गया? F12 वेक्टर। ये आ गया हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आ गया। कौन सा वेक्टर आया? F12 वेक्टर आ गया। समझ में आया? इतनी चीज़ें समझ में आई। इसको और आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइए इसको क्या कर दें? रब कर दें, नोट कर लीजिएगा उसे। जिसे नोट करना है जल्दी वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं बस रब करने वाला हूँ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। परेशान मत होइए, आपको जल्द ही इसका रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर, ये देखिए वेक्टर R21 मॉड R लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है हम लोग एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं Q2 से Q1 के लिए। तो एक और पोजीशन वेक्टर हम डिफाइन कर सकते हैं कहाँ से? Q1 से Q2 के लिए। Q1 से चलकर Q2 तक आ रहा है, इसको हम पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेंगे कैसे? R1 से 2, यही होगा R1 to 2। और ये किसके लिए डायरेक्शन डिफाइन करेगा? F21 वेक्टर के लिए। F21 का डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में है। तो इसके लिए जो डायरेक्शन डिफाइन करेगा वो कौन करेगा? R12। समझ में आया? तो आइए यहाँ पर मॉड R इज इक्वल टू, हम ये लिख सकते हैं मॉड R12 वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए और आगे बढ़ते हैं। R21 वेक्टर को हम और क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कहाँ से कहाँ? 2 से 1 के लिए तो R1 माइनस R2 वेक्टर लिख सकते हैं। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसको R21 वेक्टर को। वैसे ही R12 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसका यूज़ है इसलिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हम लोग रिप्लेस करेंगे इन सभी चीज़ों से उसको। तो यहाँ पर F12 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? K Q1 Q2 डिवाइड बाई मॉड R Q इंटू R21 को क्या लिख सकते हैं? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये लिख सकते हैं। इसे भी रिप्लेस कर दो ना, ये क्या है? मॉड R है, तो मॉड R को क्या लिख सकते हैं? मॉड R21। और R21 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? R1 माइनस R2। बस हो गया बॉस, पहुँच गए हम लोग। रास्ते में नहीं है, अब हम लोग पहुँच गए अपने एम की तरफ। क्या है? R1 वेक्टर मतलब मॉड R इक्वल टू क्या है? मॉड R21 वेक्टर। ठीक है, और R21 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? R1 माइनस R2। तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड का क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हमारा फाइनली आ गया वेक्टर F12। वेक्टर F12 हमारा ये आ चुका है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली वेक्टर F21 के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने वाली बात ये है कि वेक्टर F12 के लिए क्या है? K Q1 Q2 डिवाइड बाई 1 to 2 के लिए क्या है? R1 माइनस R2। 1 to 2 है इसलिए R1 माइनस R2 दिख रहा है। वैसे ही हम लोग F21 के लिए डिफाइन कर सकते हैं। F21 के लिए डिफाइन कर सकते हैं, क्या डिफाइन कर सकते हैं? वेक्टर F21
आइए इसको वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो F21 के लिए वेक्टर F21 के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे रखिए कि Q1 Q2 डिवाइड बाई मॉड R2 वेक्टर माइनस, देखो 2 to 1 है तो R2 माइनस R1 Q इंटू मॉडनिंग वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। यह हमारा क्या आ गया F221 के लिए, ठीक है, वेक्टर F21 के लिए। समझ में आया इतना, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हमारा ख़त्म हो चुका है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कल देखते हैं, कल मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम है उसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।